एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका ई नोशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों, कैसे और उसका राजनीतिक दर्शन। संविधान क्यों, कैसे, संविधान का राजनीतिक दर्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा पार्ट 1 चैप्टर 1 आपका कवर करेंगे। प्लस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स जो चैप्टर के हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपको पहली बात तो आपको चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा ही साथ आपको क्या होगा, पार्ट के अंदर से जितने भी महत्वपूर्ण जो आपको नोट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक वीडियो में पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स साथ में बनाते हुए चलना है, ठीक है, और साथ ही साथ पूरे कंसेप्ट को समझना है। और एक बार वीडियो चैप्टर हम जब कंप्लीट कर लेंगे, एक बार आपको पूरा पढ़ाने के बाद फिर हम आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ एंड तक इस वीडियो को देखना है, प्लस एक एक चीजें जो आपको समझाई जा रही है उसको नोट करना है। और दूसरी चीज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए से नए जैसे ही वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आप एंड तक जुड़े रहिए। तो हम बिना देरी करे शुरू करते हैं चैप्टर 1, संविधान क्यों और कैसे, संविधान का राजनीतिक दर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आप सब जानते हैं कि संविधान किसी भी स्वतंत्र देश का रूल और रेगुलेशन यानी नियम कानून की एक बुक होती है। अगर मैं आपको क्रूड लैंग्वेज यानी कि सिंपल साधारण भाषा में बताऊं तो संविधान नियम और कानूनों की एक ऐसी बुक होती है, एक ऐसी पुस्तक होती है इसमें उस राज्य की, उस देश की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगी, किस तरीके से नियम और कानूनों को लागू किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से नियम और कानून बनाए जाएंगे, ये सारे के सारे नियम जो हैं जिस बुक में लिखे होते हैं, बस उसी को हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो संविधान आपको मैंने बताया। अब अब आप संविधान के अलग अलग रूप देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, किसी का संविधान, किसी राज्य का संविधान, किसी देश का संविधान लिखित हो सकता है, जबकि किसी राष्ट्र का संविधान अलिखित भी हो सकता है। ठीक है, तो कठोर संविधान और सिंपल, और जिसे हम कह सकते हैं कि सरल संविधान। ठीक है, तो कठोर संविधान क्या होता है, आपको सबसे पहले ये समझना है। तो कठोर संविधान क्या है, ऐसा संविधान जिसमें सरलता पूर्वक संशोधन या कोई परिवर्तन ना किया जा सके, वह एक कठोर संविधान होगा। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में भारतीय समाज में जो अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो है 12। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान क्या है, देखिए, मैंने आपको शुरू में चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही दिया, आपको परिचय देते हुए मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान क्या है, किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। ठीक है, संविधान किसी राज्य की सरकार की तीनों प्रमुख अंगों, यानी कि 3 प्रमुख अंग होते हैं सरकार के। आप +1 में आ चुके हैं, आप 11वीं क्लास के छात्र और छात्राएं हैं, तो आप ये अच्छे से जानते हैं और हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राज्य की सरकार की 3 प्रमुख अंग होते हैं, जो कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो हम क्या कह रहे हैं कि संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। ठीक है, संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है तथा साथ ही साथ उनके कर्तव्यों की सीमा भी तय करता है। देखिए, मेरे इस लाइन का क्या मतलब है, इस वाक्य का क्या मतलब है यहाँ पे, कि संविधान ये भी बता देगा कि किसको कितनी शक्तियां दी जा रही है और प्लस उनकी शक्तियों का दायरा क्या है। मतलब कोई भी, अगर कोई शक्ति कार्यपालिका के पास है तो क्या न्यायपालिका भी के पास भी वो शक्ति है या नहीं, ये संविधान ही निर्धारित करेगा। और अगर वो शक्ति न्यायपालिका को दी गई है तो किस सीमा तक दी गई है, किस क्या दायरा है, क्या कभी कार्यपालिका के मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या न्यायपालिका तो सबसे उच्च स्तर होता है, तो वहां पे उसकी पावर को तो क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीजें जो निर्धारित करता है वो है हमारा संविधान। ठीक है, तीसरा वाक्य जो हम कहते हैं क्या,
संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। क्लियर हो गया आपको? क्या कह रहे हैं हम कि संविधान ही है जो बताता है कि सरकार के तीनों अंगों के बीच में पारस्परिक या आपस में क्या संबंध होंगे, और फिर तीनों अंगों के जनता के साथ कैसे संबंध होंगे, इसका विनियमन भी संविधान ही करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, विधायिका के जो सदस्य होते हैं, वो जो चुने जाते हैं, वो किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब ये जो चुनाव की का प्रक्रिया है, चुनाव कैसे होगा, चुनाव कौन करवाएगा, ठीक है, चुनाव कब होगा, कितने समय के बाद, कितने निश्चित समय के बाद होंगे, ये सारे के सारे जो भी नियम और इससे रिलेटेड जितने भी कानून है, वो किस में लिखे हैं? वो संविधान में ही तो लिखे हैं। तो कौन निर्धारित कर रहा है? संविधान निर्धारित कर रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या न्यायपालिका को कितनी शक्ति है, न्यायपालिका किस मामले में हस्तक्षेप करेगी, ये भी, ये पावर भी कौन दे रहा है? संविधान ही दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद संविधान ये भी बताता है कि जनता का न्यायपालिका के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, जनता को क्या पावर है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें जहाँ लिखी होती है वो संविधान में ही लिखी होती है। क्लियर? उसके बाद हम आगे अगला वाक्य देखते हैं। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, यानी कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, यानी कि, ठीक है, ये तीनों आस्था और आकांक्षाओं को, आस्था और आकांक्षा मतलब आप क्या करना चाहते हैं जीवन में और अभी आपकी क्या स्थिति है, इन सबको, इन सब की देख रेख, इन सब का पूरा ध्यान रखता है कौन? संविधान, ठीक है। तो ये सारा काम संविधान पूरा प्लस और क्या करता है? अराजकता को रोकता है। अराजकता मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल हौज पौज मच जाए, यानी कि कोई भी कुछ भी कर रहा है अपने मन से, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है, सरकार, कोई सरकार नहीं है, ऐसा ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देता। इस चीज का संविधान ध्यान रखता है। तो ये है संविधान। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि संविधान की आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ी, ठीक है। तो देखिए, अब हमें देखना है कि संविधान की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास को पैदा करता है, करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? यह संविधान ही तय करता है। संविधान सरकार के निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उनकी शक्तियों एवं सीमाओं का को भी तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे आपको नोट करते हुए चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। इन्हीं पॉइंट्स को आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पे लिखना है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को लिखते हुए चलिए और समझ लीजिए क्या, कि संविधान क्यों जरूरी है। अब देखिए, मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है और समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बना हुआ है, ठीक है। ये तो नहीं है कि सारे एक जैसे हैं, अलग अलग लोग हैं, भिन्नता होती है, विभिन्नता होती है। तो इन समुदायों में तालमेल बिठाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप किसी एक कम्युनिटी से हैं, किसी एक समुदाय के लोग हैं, और दूसरा समुदाय कुछ, और आपके जो भी विश्वास हैं या जो भी मान्यताएं हैं वो दूसरे समुदाय से बिल्कुल भिन्न है। तो दोनों में अगर वो बोलेगा नहीं हमें तो ए काम करना है, दूसरा बोलेगा नहीं हमें बी काम करना है, तो इसमें तो फिर क्या हो सकता है? लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों में तालमेल कौन बिठाएगा? संविधान बिठाएगा। संविधान बताएगा कि किस तरीके से दोनों ही अपने काम को कर सकते हैं और किस तरीके से एक जो है वो दूसरे को उसके मन के काम करने से कब तक नहीं रोक सकता, जब तक कि वो दूसरे को उसका काम दूसरे इंसान के काम को के बीच में या कोई बाधा उत्पन्न ना करे। तो ये काम करने का, ये तालमेल बिठाने का काम भी संविधान करता है। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट में आपसे बोला गया है कि संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है, यानी कि आपस में कैसे विश्वास हो, यानी बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो जनता में आपसी विश्वास को पैदा करने के लिए
मूलभूत नियमों का समूह भी संविधान ही देता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये संविधान ही तय करता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या बोला, संविधान सरकार के निर्माण के नियमों, यानी कि डेवलपमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, यानी रोड बनाना है तो किस भूमि पे किस भूमि पे एक सड़क का निर्माण किया जा सकता है, यानी अगर हमें अस्पताल बनाना है या हमें कोई कॉलेज की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, हमें इन द सेंस गवर्नमेंट को बनानी है, अगर सरकार बनाना चाहती है तो उसके नियम कानून किस तरीके से कोई फैसला सरकार लेगी, इनके नियम भी संविधान में ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, सरकार अपनी मर्जी से कोई फैसला ऐसे नहीं ले सकती, उसको संविधान के नियमों और कानूनों के हिसाब से ही सारे फैसले लेने होते हैं, वहां पर ही सारी सीमाएं और सारी शक्तियां निर्धारित होती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट था वो था एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद अगला आता है क्रिप्स नियम, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या था वो आप समझ लीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। देखिए, अब आप थोड़ा तालमेल बिठाइए यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो 1942 यानी 1942 का ये वो दौर है जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश ने उसमें उस युद्ध में भाग भाग लिया था। ठीक है, एक युद्ध का एक जो देश था वो ब्रिटेन भी था और ब्रिटेन का जो शासन था वो भारत पे था। युद्ध में लड़ने के लिए सिपाहियों की जरूरत होती है और वो सिपाही कहाँ से चाहिए थे, वो भारत के सिपाहियों को यूज कर रहे थे। ठीक है, उनका इस्तेमाल कर रहे थे, वो चाहते थे वो उनकी तरफ से लड़े। और 1942 तक, अभी तक 1942 में अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो वहां पे ब्रिटिशर्स का वहां पे शासन था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि भारतीय जो है वो उस युद्ध में पार्टिसिपेट करें। तो जो ये क्रिप्स है, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से और वो इसलिए भारत आए थे ताकि युद्ध के विरुद्ध, युद्ध के अगेंस्ट जो भारतीय जो थे वो नहीं चाहते थे युद्ध में भाग लेना, तो उस चीज को दबाने के लिए और भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए इन्हें बुलाया गया था भारत। तो बस ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके बाद अगला आता है भारतीय संविधान सभा का निर्माण। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, ठीक है, कौन लोग उसके मेंबर थे, कौन लोग उसके मेंबर थे, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या बोल रहे हैं हम, जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनाने का मार्ग खुला। वॉइस रॉय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, यानी कितने संविधान निर्माण जो समिति सभा बनाई गई उसमें कितने सदस्य होने चाहिए ये याद रखिए। ये जो नंबर है ये आपके कई दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके लॉन्ग आंसर यानी कि लॉन्ग आंसर्स में पूछा जा सकता है, ये आपसे बहुविकल्पीय है, आपसे ऑप्शनल आंसर्स में भी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों यानी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने थे। ठीक है, तो ये था हमारा संविधान सभा का निर्माण कब हुआ
और कौन कितने सदस्य थे और कहाँ कहाँ से थे, ये सारा था हमारा संविधान सभा के बारे में। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। संविधान सभा क्या होती है आप ये भी समझ लीजिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। संविधान सभा वो सभा होती है जो संविधान निर्माण करने का कार्य करती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, और कौन सदस्य थे उसके, और कितने लोग थे, कहाँ से थे, उसकी मंजूरी कब मिली, ये सारी पॉइंट्स ये यहाँ पे नोट्स में सारा दिया गया है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय के सदस्य की संख्या, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्या होता है, ब्रिटिश प्रांतों के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए, यानी 10 लाख लोगों पर एक स्थान था। ठीक है, कैसे दे रहे हैं हम, ये देखिए कैसे आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 389 कैसे आया। देखिए 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक इंसान को चुना जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? और वो चुनाव भी नहीं हो रहा, वो गवर्नर है जो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नियुक्ति दे रखी है। तो उन्हीं को हम ब्रिटिशर्स ने संविधान सभा में, ठीक है, नामांकित किया। उसके बाद है प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपातों में बांटा गया। ठीक है, यानी कि देखिए आपको समझाती हूँ कैसे। हमारे समाज में, हमारे समुदाय में रहने वाले कई मतलब हमारे भारत में रहने वाले कई काफी समुदाय हैं। तो उनमें से मुसलमान, सिख, ये दो अलग से करके, और बाकी जितने भी थे हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी, इन सबको सामान्य में डाल के ये 3 प्रमुख सदस्यों समुदायों में बांटा। और उसके बाद मान लीजिए मुसलमानों की मान लीजिए 20 लाख अगर लोग हैं, तो 10 लाख पे एक जाएगा, तो 20 लाख पे 2 लोग जाएंगे। सिख की मान लीजिए अगर 5 लाख 10 लाख है सपोज कर लीजिए, और 10 लाख से नीचे भी है तो भी एक तो जाएगा ही जाएगा, और अगर 10 लाख है तो फिर एक जाएगा, और उससे ज्यादा 15 लाख हो जाती तो फिर शायद में भी 2 जाते। ठीक है, उसके बाद सामान्य के लिए क्या हो गया, सामान्य के लिए जितनी ये आपको आप संख्या बता दी ना, तो उस हिसाब से लोगों को चुन के संविधान सभा में रखा गया। फिर 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि माउंटबेटन प्लान जो था, माउंटबेटन योजना जो थी, जिसको हम बोलते हैं विभाजन योजना भी बोलते हैं, जिसने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया, वो योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। और इसलिए मुस्लिम जो था, पाकिस्तान के जो सदस्य थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि वो सारे के सारे जो मुस्लिम लीग जिसे हम कहते हैं, मुस्लिम लीग के सारे सदस्य पाकिस्तान चले गए। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य फिर कितने रह गए, 299। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। उसके बाद संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1947 को प्रातः 11 बजे हुआ। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अपने आंसर में लिखते हैं तो वो आपके आंसर की जो क्वालिटी है उसको बहुत बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी, ठीक है, परमानेंट नहीं, उनको टेम्परेरी सदस्य नियुक्त किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। देखिए प्रारूप यानी कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा ढांचा होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें उसका जो अध्यक्ष थे उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जबकि पूरी की पूरी सभा की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में आ गई थी। ठीक है, उसके बाद है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स लिख लेना है और याद भी रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, कितने, 395 अनुच्छेद
22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। देखिए अभी आपको मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि अब वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं और पहले कितनी थी? 8। ठीक है, तो इस समय अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विविध रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और ये 8 अनुसूचियां, ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए अगला, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को विविध रूप से लागू कर दिया गया। उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत, क्या क्या स्रोत थे? ठीक है, मतलब स्रोत आप जानते हैं क्या होता है कि कोई अगर हम काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए जिस जिस चीज को इस्तेमाल किया गया वो हमारे स्रोत बनते हैं। तो भारत संविधान के स्रोत क्या थे? भारतीय संविधान का लगभग 75% अंग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। ठीक है, 75% जो अंश था वो किस पे बेस था, किस पे आधारित था? जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, 1928 में मोतीलाल नेहरू की कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसमें से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली, हमने भारतीय संविधान समिति ने क्या किया था? उन्होंने अलग अलग देशों के संविधानों को जांचा और परखा और उसमें से जो उनको बिंदु, जो उनको सूचियां अच्छी लगी और भारतीय समुदाय समाज के अकॉर्डिंग उनको लगा कि ये भारतीय संविधान के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है, वो सारी उन्होंने वहां से सूचियां अपने संविधान में शामिल करी। तो वो कौन कौन से देश थे जिनके संविधान की बारीकी से जांचा और परखा गया? वो देश थे सबसे पहले ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान से जो जो चीजें हमारे संविधान में शामिल की गई वो थी सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। ठीक है, उसके बाद सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून में शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। तो अमेरिका का संविधान, उससे क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची। तो जो अब अगला पार्ट हमें पढ़ना है वो मौलिक अधिकारों पे पढ़ना है, यानी आपके अपने अधिकार। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे वहां पे और वहां पे उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं ये, और वो कहाँ से लिया गया है ये बैकग्राउंड आपका इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वो अमेरिका के संविधान से आया है। और उसके बाद क्या? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई मुकदमा दायर किया, ठीक है, उस पे आपको फैसला कोर्ट की तरफ से सुना दिया गया, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय में उसके लिए अपील कर सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसके बाद आयरलैंड से क्या क्या आया है? वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो पार्ट 4 में, भाग 4 में हम देखते हैं, संविधान के भाग 4 में देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देश के कुछ तत्व है हमारे संविधान में। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो आयरलैंड के संविधान से आ रहा है। उसके बाद फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो आ रहा है वो फ्रांस के संविधान से आ रहा है। उसके बाद कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। संघात्मक, संघ जिसे कहते हैं जहां पे शक्ति का विभाजन होता है, शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच जब होता है उसी को हम बोलते हैं संघ व्यवस्था। तो अर्ध संघात्मक है यानी कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है राज्य की तुलना में। ठीक है, तो ये व्यवस्था हम कहां से? कनाडा से ले रहे हैं। ठीक है, कनाडा के संविधान से हमने ये लिया। सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था हमारी है। उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियों का
सिद्धांत। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने संवैधानिक प्रणाली से लिए। उसके बाद है संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित, लिखित एवं एक संपूर्ण संविधान है, पहली बात। दूसरा, यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। नागरिकों को मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। देखिए, संविधान सिर्फ आपको मौलिक अधिकार नहीं देता है, वो आपको कुछ मूल कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। ठीक है, जैसे कि आप का एक नागरिक होने के प्रति आपका दायित्व है कि आप देश की देश की धरोहर का ध्यान रखें और साथ ही साथ उसकी रक्षा भी करें। ठीक है, उसके बाद ऐसी इसी तरह से आपके बहुत सारे मूल कर्तव्य भी हैं अधिकारों के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमारे संविधान को, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे संविधान को एक विशेष संविधान बना देते हैं, एक बहुत ही अभिन्न, ठीक है, अतुल्य संविधान बना देते हैं। उसके बाद आता है संविधान, भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया। तो पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946। अस्थायी सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 11 दिसंबर 1946, डॉक्टर राजेंद्र। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, पर ये आपको शॉर्ट और बुलेट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी दे दिए हैं, जिससे ताकि आप इन चीजों को और अच्छे से याद रख सकें। अब बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। सदस्य संख्या जो थी वो 389 थी। ठीक है, 292 प्लस 4 प्लस 93। ठीक है, उसके बाद 14 अगस्त 1947 विभाजित भारत संविधान सभा बैठक हुई और कुल बैठकें जो थी वो 166 थी। भारतीय संविधान सभा के गठन में 4 कमियां जो थी वो कौन कौन सी थी? प्रभुसत्ता की कमी थी, यानी कि अभी हमारे पास पूरी तरह से पावर जो थी प्रभुसत्ता, उसकी कमी थी। उसके बाद है प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण। ठीक है, उस टाइम पर प्रांत जो थे वो पूरी तरह से अभी भारत के साथ के का एक हिस्सा नहीं बने थे, क्योंकि अभी अभी तुरंत आजादी मिली थी, तो उस चीज में अभी अनुचित वर्गीकरण था। उसके बाद है देशी रियासतों को संविधान को मनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया। ठीक है, जो चाहता है वो अपनी मर्जी से आकर के भारत के साथ जुड़ सकता है, लेकिन हमने उसको बाध्य नहीं किया गया कि उसको भारत के साथ शामिल होना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ था। तो ये थोड़ा गठन की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ कमियां हैं, कि जो संविधान सभा का जो चयन हुआ था वो अलोकतांत्रिक तरीके, यानी वो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग नहीं थे। ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, ये हमेशा एक प्रश्न का विषय बन जाता है कि वो अलोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे, उनको जनता ने नहीं चुना था, उनको जनता के प्रतिनिधियों ने, और जो उस टाइम पर जो मेन पावर थी, जो मुख्य प्रभुसत्ता थी, उसके द्वारा चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद आता है नेपाल में संविधान निर्माण विधि और विवाद। तो नेपाल में संविधान के से रिलेटेड जो निर्माण विवाद है वो क्या है? संविधान निर्माण का जो विवाद है वो क्या है? 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बन चुके हैं। देखिए, ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है हमारे। अगर आप भारत के विषय में देखेंगे तो भारत सिर्फ एक ही संविधान जो बनाया है आज तक, वही संविधान को वो पूर्ण तरह से वो उसको लागू करता है, और उसी संविधान को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी का अनुसरण कर रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेपाल के उसमें वो अभी तक 5 संविधान बना चुका है। तो सोचने वाली बात है कि एक संविधान बनाया वो फेल हो गया, फिर दूसरा बनाया वो भी फेल हो गया, तीसरा बनाया वो भी, तो इस तरीके से 5 बन चुके हैं। 2006 के बाद बने संविधान पर विरोध जारी है। तो अभी भी उसकी कोई स्थिरता नहीं है। ठीक है, उस पर अभी भी विरोध जारी है। तो वर्तमान में मधेसी आंदोलन इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है। अधिकांश जनता संविधान में संशोधन चाहती है। तो ये है संविधान निर्माण का विवाद नेपाल में। उसके बाद है एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान क्या क्या होते हैं? तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए। ठीक है, क्या मैंने आपको एक बताया कि हमारे मूल कर्तव्य भी है, तो उन मूल कर्तव्यों में से एक ये कर्तव्य भी होता है कि हम अपने संविधान का पालन करें। ठीक है, उसके बाद है बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने
करना, समान सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, ये भी एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान होते हैं। छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना, समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो ये हमारे संविधान के मौलिक प्रावधान है। उसके बाद है भारतीय संविधान कठोर। अब भारतीय संविधान को कठोर संविधान क्यों कहा जाता है, ये एक, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कठोर संविधान किसे कहते हैं। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत इजी, बहुत आसान अभिक्रिया नहीं होती है, बहुत प्रक्रिया नहीं होती है, राइट। तो वो हमारा कठोर संविधान होता है। तो भारतीय संविधान को कठोर क्यों कहा जाता है, ये हमें देखना है। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों को 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। तभी हम अपने संविधान को, भारतीय, हम इन द सेंस गवर्नमेंट, सरकार, भारतीय संविधान को अगर संशोधित करना चाहती है, उसमें कोई संशोधन लाना चाहती है, तो उसको क्या चाहिए कि उसको संसद के सभी सदस्यों की 2/3 बहुमत चाहिए, और दूसरा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी उसके पास होना चाहिए। यानी 50% विधानमंडल जो है उसके समर्थन में होने चाहिए, तभी सरकार, भारतीय सरकार संविधान में कोई संशोधन कर सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे संविधान को, यानी भारतीय संविधान को एक कठोर संविधान बनाता है। उसके बाद है भारतीय संविधान लचीलापन। लचीलापन क्या है, कठोर होने के साथ साथ ये एक लचीला भी है। तो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है, या लचीलापन होने के साथ साथ कठोर भी है, कि कैसे। तो 5 नंबर में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, और या 2 नंबर 3 नंबर कैसे भी, तो आपको यही जो मुख्य पॉइंट्स है ना, इन्हीं को याद रखते हुए अपने आंसर को पूरा लिखना है कि कठोर क्यों है, क्योंकि उसको संशोधन उसमें करना बहुत ही आसान नहीं है, एक ये बहुत ही कठिन और बहुत ही जद्दोजहद वाला विषय है। दूसरा, लचीलापन क्या है कि भारतीय संविधान लचीलापन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमतों से पास करके संशोधित कर दिया जाता है। जैसे देखिए, कुछ विशेष ऐसे वो है 368 जो अनुच्छेद है, कुछ विषयों में ही सरकार को ऐसा चाहिए, लेकिन उन विषयों के अलावा अगर हम देखें तो उसको संशोधित आसानी से किया जा सकता है एक सिंपल मेजोरिटी के साथ, यानी एक साधारण बहुमत के साथ हम उसको संशोधन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कि भारतीय संविधान कठोर होने के साथ साथ लचीला कैसा है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्लस एक बार जब हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है, सारे नोट्स बनाने हैं और बार बार देखना है। एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है तो आप इसको बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए जल्दी से जल्दी वीडियो आपको फटाफट पहुंच जाए, जैसे ही हम इस पे अपलोड, जैसे ही वीडियो आप डालते हैं तो आपको फटाफट से मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।